Assalamualaikum, good morning. It is indeed a good morning for us in Karachi because it has rained and it has rained after months and months of गर्मी. Yes. Of गर्मी, ह्यूमिडिटी इतना हब्स हुआ था आपको हम बता नहीं सकते. बट कल रात जो बिजली चमकी है, I mean, आप आसमान को देखिए, सिटी ऑफ लाइट्स में जो लाइटनिंग हो रही थी, ओफ. और लोगों ने जो वीडियोस बना के लगाई हुई ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो तो अमेजिंग है. आपको हम दिखाएंगे भी थोड़ी देर बाद मनाजिर कि किस तरह से बाकायदा पूरा जो आसमान है वो रोशन हो जाता और ऐसे लग रहा था कि शाम हो रही है. यहाँ हल्की हल्की रोशनी भी है साथ में. बहुत ही हसीन मंजर था. ज़ाहिर है मुतअद्दिद इलाकों से खबरें आई कि वहाँ बिजली की तरसील का निज़ाम मुतासर हुआ, फीड स्ट्रिप हुए. पानी खड़ा होने की क्या सूरत हाल है? पानी क्या निकासी आपका इंतज़ाम ठीक रहा या नहीं रहा? जिस रास्ते से मैं गुजर के आया हूँ, इट इज़ अ लॉन्ग रूट, इट वाज ओके. आई डिड नॉट सी एनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर एनीवेयर. और आप मुझे बताइए, आपको रास्ते में कहीं पानी नजर आया? अच्छा नहीं, मुझे उस तरह नहीं, लेकिन मैं सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ फुटेजेस देख रही थी, बहुत से पेजेस है जो कराची की खासकर हालात को कवर करते हैं. वहाँ पर पता चला कि खासकर गुरु मंदिर वाली जो रोड है वो बन रही है, वो टूटी हुई थी, उसके ऊपर पानी बड़ा खड़ा था. और फिर उसके ऊपर मसला ये हुआ कि जिस वक्त बारिश हुई उससे कुछ देर पहले वहाँ पर उन्होंने ना वो जो बजरी वगैरह होती है वो सब कुछ डाला था, तार डाला था, तो उसमें वो सब कुछ खराब हो गया. अब लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, इनकन्वीनियंस बहुत हुई लोगों को. पंजाब से जो खबरें आ रही है अब्दुल्ला, वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है. वहाँ पे पानी खड़ा होने की शिकायत होती है. हम ओवरऑल सूरत हाल शहर की मालूम करेंगे कि क्या रहा माहौल. और अभी तो ये बारिश इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये मालूम करना क्योंकि अभी ये बारिश चलनी है. कल से ये रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है जो आज हफ्ते के दिन, जुमे के दिन और फिर हफ्ते के दिन और इतवार के दिन 3 दिन तक जारी रहेगा. सो आर बी प्रिपेयर्ड? अभी से अगर निज़ाम नहीं काम कर रहा तो आगे वाले दिनों की क्या तैयारी है? वी विल कीप यू पोस्टेड अबाउट इट. पंजाब में तो हलाकतें भी हुई हैं. बिल्कुल. अभी तक जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक शायद 5 से ज़्यादा 8 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं. बट आपको एग्जैक्ट फिगर हम बताएंगे. बहुत ही अफसोसनाक मसला ये होता है अब्दुल्ला, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि लोग इंजॉय करना चाहते हैं अच्छा मौसम है, उसको खुल इंजॉय करें. गर्मी का जोर टूटा है, उसको ज़रा इंजॉय करें, लेकिन ये हो नहीं पाता. दूसरा अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा था उसको भी देखना है. बट अब तक सूरत हाल एक गए वक्तों की एक बात याद आ गई. पता नहीं आपने कभी सुना है अपनी दादी नानियों से या नहीं सुना, जुमेरात की झड़ी एक चीज़ होती थी. सो ये कॉन्सेप्ट था कि जुमेरात को जो बारिश शुरू होती है वो फिर एक हफ्ता या बहुत ज़्यादा दिन जारी रहती है. यहाँ पे भी आप देखें कि हफ्ते और इतवार को मोस्ट लाइकली बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, लेकिन जुमेरात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया. सो ये जुमेरात को शुरू होने वाली बारिश जुमेरात की झड़ी साबित होती है. इसके पीछे है क्या? I don't know, बस it's just an old thing. I've heard it from my दादी and other elders in the home. अब देखते हैं अगर बारिश हुए चली जा रही है कि भाई ये तो जुमेरात की दादी की बात सच होती है नहीं. लेकिन अभी तक तो जो कराची में रात से बारिश हुई थी, गरज चमक थी, उसमें ज़रा कमी आ गई है. और इसकी वजह से ज़रा गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है. सुरजानी टाउन, मलीर, नॉर्थ कराची, आई चुंदरीगढ़ रोड, गुलशन हदीद, गडाप और अतराफ़ के इलाकों में बादल बरसे और खुलकर बरसे. और फिर आपको ये भी बताएं कि हैदराबाद से अच्छी खबर नहीं है और पता चल रहा है कि बारिश से छत गिर गई मदरसे की, 2 बच्चे जाम बहक और 14 ज़ख्मी हो गए. पंजाब में भी हलाकतें हुई हैं. हम उसकी भी तफसील आपसे आगे चलकर शेयर करेंगे. अभी हम ज़रा इलाकाई सूरत हाल पे आपको बात करेंगे. इंपॉर्टेंट बात है, इनके सुप्रीम लीडर ईरान के, उनका बयान कल सामने आया और जंग के बाद, सीज़ फायर के बाद पहली बार मंजर आम पर आए. इस बारे में कुछ खबरें भी गर्दिश करनी थी. ईरान और इसराइल की जंगबंदी के बाद अब दुनिया की नज़रें ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाले मुमकिना मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार सामने आने पर बैनुल-अक़वामी सिफारती मैदान और ख़ास तौर पर खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है. कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास में इंकशाफ किया कि ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने बहुत मौसर किरदार अदा किया. ये उस भारत के लिए भी एक बड़ा धचका था जो आम हालात में ईरान से बेहतरीन ताल्लुकात के दावे करता रहा, लेकिन जब ईरान पर मुश्किल वक्त आया तो जाहिर है कि वो इसराइल के साथ खड़ा हो गया था. भारत में इसे मोदी की सिफारती मैदान में एक और बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है. लेकिन खैर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंगबंदी से मुतल्लिक क्या कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं. हमारे फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग, वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, फिर इस्तांबुल में सिपाहसालार की मीटिंग हुई अब्बास अरागची के साथ. 1-1.5 घंटा
और वहाँ पर उन्होंने उनको कहा कि पाकिस्तान ये काविशें कर रहा है, तो इसमें हम अपना आगे बढ़ें उसका। फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और उन्होंने फिर ये जंग बंद कराई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जंग बंद हो गई। इसमें यकीनन ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं। सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, मेरी उनसे फिर टेलीफोन पे बात हुई और उनसे बड़ी तफसील से बात हुई। उन्होंने भी ये, मैं आपको बिल्कुल इखलास से बता रहा हूँ कि इस जंग में को रुकवाने में बड़ा अपना किरदार अदा किया। आपने गुफ्तगू सुनी शहबाज शरीफ साहब की। आपको ये भी बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर मुआहदा तय पा जाता है तो यकीनन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कारोबारी और तिजारती जो सरगर्मियाँ उनमें गैर मामूली इजाफा तो होगा। इस वक्त पूरे ईरान में पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में काम आने वाले दोस्त की हैसियत से देखा जा रहा है, मगर अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी मुजव्वज़ा मुआहदे पर अभी बहुत सारे इफ्स और बट्स मौजूद हैं। ईरान और अमेरिका की जानिब से जैसे बयानात आ रहे हैं, हालात का बज़ाहिर मामूल पर आना शायद उतना आसान भी नहीं है। कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जंग बंदी के बाद कौम से पहले खिताब में कहा कि ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। कल भारत के लिए आलमी सतह पर एक और शर्मिंदगी का दिन भी था। अब्दुल्ला, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत एलामिया में पहलगाम वाक़या को शामिल करने पर जोर देता रहा, मगर किसी ने ना मानी। नतीजे में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुश्तरका एलामिया में दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी ये भी थी कि एलामिया में बलोचिस्तान में बेअमनी भारत के बिलवास्ता मुलव्वस होने का जिक्र मौजूद था, जिसने भारतीय जख्मों पर मजीद नमक छिड़का। चीन, रूस और ईरान ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। वज़ीर दिफा ख़ारजा और भारतीय वज़ीर दिफा दोनों एक दूसरे से दूर दूर ही रहे हैं। इसी पे ज़रा सर्टनली बात करते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने जो इंकशाफ किया है कि ईरान इजराइल जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार रहा, इसकी आप तफसील हमसे शेयर कर सकते हैं? क्या किस नौइयत का किरदार था, किससे रवाबित थे, किस के रवाबित थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पाकिस्तान का रोल रहा उसकी जो तायीद है वो तो ईरानियन साइड से भी आई। उनकी पार्लियामेंट ने जो है तारीफ की पाकिस्तान की। यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल के जितने इजलास बुलाए गए उसमें पाकिस्तान, रूस और चाइना जो थे वो सरफहरिस्त थे। और जो यूनाइटेड नेशंस में ईरान का रेप था उसने भी पाकिस्तान की जो है वो शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की सपोर्ट का। देखें, इसी तरह जब फील्ड मार्शल साहब का डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने जब एलामिया जारी किया तो वो कहा कि पाकिस्तान इससे नाखुश है और पाकिस्तान बड़ा बेहतर समझता है ईरान को। तो वहाँ भी हमने जो मैसेजिंग की वो यही की कि रीजन में स्टेबिलिटी लाना बड़ी ज़रूरी है और हमें जो है कशीदगी को कम करना है। तो पाकिस्तान ने तो फिर उस रीजन के अंदर भी जितने भी ममालिक जो स्टेक होल्डर्स हैं, GCC ममालिक हैं, उनसे रब्ता था और कोशिश करता रहा कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो हम खुद ये कहें कि हमारा रोल था, दूसरी तरफ ईरान ने इसको तस्लीम किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको तस्लीम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिकली एक्टिव रहा और एक अच्छा किरदार अदा किया इस रीजन में ताकि यहाँ पीस आए। अच्छा, अभी भी हम वो उस रोल के ऊपर जारी हैं। राना साहब, यही पूछना चाह रही थी, अब जब एक मुआहदे की तरफ जाने के इशारे मिल रहे हैं उसमें पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है? क्या पाकिस्तान कोई इसके लिए मजीद पसू कर सकता है, कोई अमेरिका के साथ रवाबित या सिफारती तौर पर किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली ईरान के साथ अगर ईरान के ऊपर से अगर सैंक्शंस हटती हैं या कम होती हैं तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। देखिए, डेफिनेटली इसमें तो ईरान और अमेरिका का एक, जब तक वो आपस में चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, अब ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बढ़ाने का या न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर क्या स्टांस लेता है ईरान, उस पर भी डिपेंड करता है कि ये टॉक्स कैसे जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान ज़रूर कोशिश करेगा कि चीज़ों को जितना हम सपोर्ट कर सके अपने हमसाये मुल्क को, ब्रादर मुल्क को, वो हम करें और जो ये एक जो टेंशन बनी हुई है उसको ख़त्म करें। तो ये अब अमेरिका की तरफ से तो ये चैलेंजिंग है, बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि कहा जा रहा है कि वो कोशिश करेंगे और कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने
इनके सुप्रीम लीडर का जिस तरह का बयान कल भी सामने आया, ज़ाहिर है जंग के बाद इसी तरह की बात भी की जानी एक्सपेक्टेड थी, जाती है, मगर डू यू थिंक कि पाकिस्तान इन दोनों को, जिनसे हमारे दोनों के अच्छे ताल्लुकात है, कन्विंस कर सकता है कि इट इज़ दैट चांस जो कि लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ये रोल अदा करेगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, चैलेंज इसमें क्या है कि ईरान जो है उसने ना तो एग्रेशन की, ना कोई ऐसी धमकी थी ईरान की तरफ से जो बड़ी अर्जेंट थी, या कोई ऐसा ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब को भी नहीं परसू कर रहा था। ये सब चीज़ें क्लियर थी। फिर जब उन पे हमला किया गया तो वो अनप्रोवोक था। तो ईरान जो है यहाँ लेकिन ईरान ने रिएक्ट किया, ईरान ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, यकजहती हमें नजर आई। बहरहाल अब एक खुशाइन चीज़ ये है कि सीज फायर है, और अब जो अमेरिका और ईरान की जो मामलात हैं उसके अंदर मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो भी रोल पाकिस्तान अदा कर सका वो करेगा, और यू विल सी इट हैपनिंग, बिकॉज दोनों से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरे महाज की भी बात कर लेते हैं। एक भारत के साथ जो पाकिस्तान की कशीदगी थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखा, बट कल जो SCO के फोरम के ऊपर हुआ, पहले जो कौमी सलामती के मुशीरान हैं उनका फेस टू फेस आना, फिर वज़राए दिफा की मीटिंग के अंदर जो फेस ऑफ हुआ राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ का, इसके ऊपर क्या मज़ीद हिकमत अमली है? क्या हम परसू करेंगे और हम अग्रेसिवली कहेंगे SCO को कि एलामिया जारी करे और जिस हालत में है उसी तरह जारी करे, इवन इफ राजनाथ साइन नहीं करते तब भी? देखिए, बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। इंडिया के पॉलिटिशियंस, इंडिया का मीडिया क्लेम करता था कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो आइसोलेटेड नजर आया। SCO के जो डिफेंस मिनिस्टर्स का इजलास था और 10 ममालिक जो थे उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया, एक ने भी इंडिया के स्टांस की तायद नहीं की। एक भी, अगर आप कहें कि एक भी मुल्क अगर इंडिया के साथ खड़ा होता है या दो भी खड़े होते तो कोई हम कहते कि इंडिया के मौक़िफ़ की कोई तायद कर रहा है। तो इंडिया टोटली आइसोलेटेड इसलिए नजर आया कि पहलगाम के हवाले से ना इंडिया दुनिया को कोई एविडेंस दे सका है, कोई भी शवायद नहीं दे सका, बेबुनियाद इल्जामात लगाए। और उनकी देखें, इससे पहले भी एक्सपर्ट लेवल मीटिंग्स होती हैं, प्री डिस्कशंस होती हैं, उसके अंदर भी इंडिया ने ये रेज नहीं किया। और बिल्कुल डिफेंस मिनिस्टर्स का जो फोरम था वहाँ उन्होंने कोशिश की कि जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बुनियाद बना के इस इशू को रेज किया जाए, तो किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जो आपका जो सवाल है कि हम फोर्स करें, देखिए कंसेंसस बेस्ड ये एलामिया होता है। इंडिया ने कंसेंसस नहीं बनने दिया, लेकिन जो इधर जो बड़ी चीज है वो ये है कि इंडिया के मौक़िफ़ के साथ एक भी मुल्क आउट ऑफ दोस 10 पार्टिसिपेंट्स, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री सपोर्टेड इंडिया स्टांस। और ये इंडिया की बड़ी सुबकी है, इंडिया के स्टांस की बड़ी सुबकी है, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और पाकिस्तान जो राइट पे खड़ा है। देखिए, हम लोगों का क्या मौक़िफ़ है, हम कहते हैं कि वी वांट पीस इन द रीजन। हम कहते हैं कि पीस के लिए बातचीत होनी चाहिए, अगर दहशतगर्दी का इशू है उस पर बातचीत होनी चाहिए। इंडिया जो है वो बेबुनियाद इल्जामात लगाता है, उसको ना वो जो है स्ट्रेंथन कर सकता है किसी एविडेंस के साथ, और फिर बायलैटरल टॉक्स को अवॉइड करता है। तो इस स्टांस को दुनिया ने नहीं कबूल किया। आपने देखा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पाकिस्तान की हुकूमत ने किए, दुनिया भर में हमारे डेलीगेशंस गए, हमारा मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग था, हमारा मौक़िफ़ सच्चा था, तो वो इट हैज प्रिवेल्ड। और इंडिया का मौक़िफ़ जो है उसको मात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन इंडिया के लिए बनी है, जिसको एक भी मुल्क की सपोर्ट नहीं मिली। जी राना साहब, हमारी सर्टनली सिफारती कामयाबियाँ काबिल सताइश हैं, पूरी कौम के सामने हैं। जिस तरह हमारा वक्त किया, उससे पहले जो जंग बंदी में हमारी कामयाबी थी और जंग के दौरान जो हमारी कामयाबियाँ थीं, और वही सिलसिला अब भी हम देख रहे हैं। पूरी कौम इस पर, ज़ाहिर है ये सब पूरी कौम की कामयाबी है, तो इस पर कौम बहुत खुश होती है। अब जब ये सब कुछ हम हासिल कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो एक सवाल नेचुरली जहन में आता है कि ज़रा पॉलिटिकल एनिमोसिटी भी कम हो जाए। स्टेबिलिटी तो है, चलें आप कह लीजिए कि इन वाक़यात के बाद पॉलिटिकल आ गई है, लेकिन माहौल ज़रा और बेहतर हो जाए, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की एक बड़ी जमात है, उसका वोटर सपोर्टर बेस तो मौजूद है। वो कहते हैं हमारे तो वज़ीर आला को हमारे पेट्रन इन चीफ से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो आपको लगता है कि कुछ गुंजाइश आने वाले दिनों में इस सिलसिले में भी निकल सकती है? क्योंकि सबसे पहला शिकवा तो यही है कि सिवाय क्लोज फैमिली के उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी नहीं मिलने की इजाज़त होती पेट्रन इन चीफ के PTI से।
देखिए, अगर माहौल की बात करें तो आपने कल देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जाके चेयरमैन गौहर के साथ और ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर जाके हाथ मिलाया सबसे, और फिर आप उसका रिएक्शन देखें कि सोशल मीडिया में जिन लोगों से हाथ मिलाया उनका हशर क्या कर रही है उनकी अपनी जमात। तो देखें, हुकूमत की तरफ से जो स्टांस है वो तो बड़ा पॉजिटिव है। एज ए जमात हम पीटीआई को हर उस जगह इंक्लूड करना चाहते हैं जहां मुल्क का मफाद है, जहां हमें ऑपोजिशन की इनपुट की जरूरत है, जहां जरूरत है कि कंसेंसस बिल्डिंग हो, हम तो करते हैं। वो जेस्चरिंग हुकूमत की तरफ से कभी भी नहीं रुकी, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो खास तौर पे वो हमेशा ऑपोजिशन को साथ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिशन की सियासत जो है वो अपनी जातियात पे होगी, या अगर वो बजट के ऊपर वो इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाएंगे और बजट की डिबेट में वो नहीं हिस्सा लेंगे या बजट की डिबेट को नहीं सुनेंगे, तो ये उनके ऊपर जो है, ये द वेट इज ऑन देयर शोल्डर्स। देखें, गवर्नमेंट ने कभी दरवाजे नहीं बंद किए, गवर्नमेंट के दरवाजे खुले। अगर दहशतगर्दी का मामला होता है, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है पार्लियामेंट में, तो आप कहें कि हम नहीं शामिल होंगे जब तक आप खान साहब को पैरोल पे नहीं रहा करेंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग है और इंटेलिजेंस और ISPR की ब्रीफिंग है, आप नहीं शामिल होंगे कि खान साहब को पैरोल पे रहा करें, तो द ओनस इज ऑन PTI। हम तो एज ए गवर्नमेंट PTI को एंगेज कर रहे हैं, तो वो अपने जो लीडर की एक वो कह लें कि गिरफ्त में है, और वो उससे आगे बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे कि गवर्नमेंट जो है उसमें आपकी ऑपोजिशन की एक मेजर जिम्मेदारी है। मुल्क के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जहां ऑपोजिशन की इनपुट और उस रोल को वो प्रॉपर्ली अदा ना करें, तो द ओनस इज ऑन देम। हमारी तरफ से दरवाजे खुले, हम तो एंगेज कर रहे हैं PTI। राना साहब, आप एंगेजमेंट का तो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे असीरान जेलों में कैद हैं, हमारी जो खवातीन हैं वो जेलों में कैद हैं, उनसे मुलाकात की इजाज़त तक नहीं दी जाती। फिर जो मुलाकात के दिन पे चले जाते हैं, एग्जैक्टली कोर्ट मैंडेटेड जो मुलाकातें हैं उस दिन भी अडियाला के दरवाजे नहीं खोले जाते या एक्सेस नहीं दी जाती। तो इसके ऊपर क्या वज़ीर आज़म ने अपने तही कोई चेक इन बैलेंस, क्योंकि मीडिया के ऊपर तो सारा चल रहा है, क्या उन्होंने इंश्योर किया कि वो जिस साइकिल से गुजर रहे हैं उससे उनके अपोनेंट्स एटलीस्ट ना गुजरे? क्योंकि सर सिर्फ हाथ मिलाने से तो माहौल नहीं बेहतर होगा। बिल्कुल। ये देखें, अगर उनके कोर्ट केसेस की बात करें और ये सारा जो, देखें ये कोर्ट का मैंडेट है। अगर कोई वायलेशन होती है कोर्ट के ऑर्डर की, या कोई जेल की इंतजामिया जो है उनके बकौल सही तरीके से कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करने देती, या कोई वायलेशन करती है जेल मैनुअल की या मुलाकातों के हवाले से, तो उनके पास कोर्ट्स के फोरम मौजूद हैं। गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई प्रोएक्टिव रोल नहीं है, मुलाकातें तो जारी हैं। अब किसकी मुलाकात हो रही है किसकी नहीं हो रही, ये जंग तो PTI के अंदर भी लगी हुई है, और वो आपस में भी जो है वो खींचातानी चल रही होती है। लेकिन हमारे तरफ से जो है दिस इज नॉट आवर डोमेन, ना हमारा कोई फोकस है इसके ऊपर। हम जो है वी आर फोकस्ड ऑन गवर्नेंस, वी आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, वहाँ हमारा फोकस है। अगर कोई इनको लगता है कि कोई नहीं हो रहा प्रॉपरली, चीज फॉलो नहीं हो रही, तो अदालत का फोरम इनके पास मौजूद है, वहाँ से ये जाके रिलीफ ले सकते हैं। सर, वो अपोजिशन की एक पार्टी इस तरह से बिल्कुल आउट रह के पूरे सिस्टम से, आपको लगता है आगे गवर्नेंस चल सकेगी? नहीं, सिस्टम से आउट तो वो नहीं है ना जी, वो तो सेनेट का फ्लोर उनके पास मौजूद है, नेशनल असेंबली का फ्लोर उनके पास मौजूद है, KP के असेंबली के ऊपर वो इट इज देयर चीफ मिनिस्टर, पूरा सूबा उनके पास है, पंजाब का ऑपोजिशन लीडर उनका है, तो उनके पास वो सारे डेमोक्रेटिक फोरम्स मौजूद हैं जहां उनका एक बड़ा मेजर रोल है। ऑपोजिशन का एक मैसिव रोल है जो वो अदा करते नजर नहीं आ रहे, और वो इस गिरफ्त में है कि खान साहब को रिहा करो। इसके अलावा उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर उनकी इनपुट। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ जवाब उन्होंने दिया, मोहतात रह रहे थे। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। और दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में खबर वैसे आपने देख लिया होगा, तस्वीर आ गई है उनकी। अल नसर क्लब से मजीद 2 साल का इनका मुआहदा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट से बता रही है कि रोनाल्डो को सालाना 188 मिलियन यूरो मिलेंगे, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1 साल के 61 अरब 50 करोड़ बनते हैं। एक दिन की तनख्वाह, एक दिन की तनख्वाह का हिसाब, हम बहुत हिसाब में पक्के हैं दूसरों के लिए। मुझे तो पता भी नहीं है जीरोस कितने होंगे। एक दिन की तनख्वाह 16 करोड़ 84 लाख रुपए होगी। वन डे, नॉट अ मंथ, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डे। सो या हमारा तो बजट पूरा सोशल मीडिया बयान में लिखा है रोनाल्डो ने कि एक नया बाब शुरू हो गया है, जज्बा वही है, आए मिलकर तारीख तो इन्होंने अपने पैसों से ही बना दी है, जितने का मुआहदा है। अच्छा जी।
सोशल मीडिया पे रोनाल्डो ने बयान भी लिखा, कहा एक नया बाब शुरू होता है, वही जज्बा वही ख्वाब, आए मिलकर तारीख बनाएं, जैसे कि आप भी बता रहे थे। और ये भी आपको बताते चले कि सऊदी प्रो लीग टीम अल नसर क्लब के साथ मुआहिदा इन्होंने किया था जो इस महीने ख़त्म हो रहा था। एग्जैक्टली। वैसे पता है पॉइंट टू बी नोटेड ये भी कि हम जो बता रहे हैं ये सारे के सारे आदाद शुमार और तनख्वाहें, ये तो सिर्फ एक जगह से है, कितनी ज़्यादा और इंडोर्समेंट्स हैं। सोशल मीडिया के सबसे ज़्यादा हिट और एक्सपेंसिव इस वक्त रोनाल्डो हैं, इन्फ्लुएंसर। उसके अलावा इतने क्लब्स, इतनी स्पॉन्सरशिप्स, पता नहीं क्या क्या। ओह माय गॉड, वाओ, इट्स अ लॉट। अच्छा जी, बट ही हैज सर्टेनली प्रूव्ड हिमसेल्फ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ठीक है। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान हॉकी की बात करेंगे। आपको पता ही है, हम ड्यूरिंग द वीक भी इसको डिस्कस कर चुके थे कि पाकिस्तानी हॉकी टीम शदीद माली मसाइल से दो चार है और अब हालत ये है कि वुज़रा तक हॉकी की बदहाली पर आवाज़ें उठा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की हॉकी की तबाही पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और सोशल मीडिया पर बयान भी दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कौमी खेल हॉकी की तबाही की जिम्मेदार हॉकी हुकाम है और साथ ही हुकूमत पर भी उन्होंने बड़े तीर बरसाए। क्योंकि सूरत हाल ये है कि कौमी हॉकी टीम की प्रो लीग में शिरकत मशकूक हो गई है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो टीम को FIH प्रो लीग के आइंदा एडिशन में खेलने के लिए भेज सकें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरजादा के मुताबिक प्रो लीग खेलने के लिए कमोबेश 70 करोड़ रुपए दरकार हैं। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद का कहना है कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, वज़ीर आज़म मदद करें तो ही शायद मुमकिन हो पाएगा। पाकिस्तान ने प्रो लीग में हाँ करके शिरकत नहीं की तो खदशा है कि कौमी हॉकी टीम पर पाबंदी लग सकती है। दूसरी जानिब FIH के सीनियर मैनेजर कम्युनिकेशंस का कहना है कि FIH के सदर ने प्लान B के तौर पर पाकिस्तान से टीम की दस्तयाबी का पूछा है, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम ने किसी वजह से प्रो लीग में शिरकत से माजरत कर ली है। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप में रनर्स अप रहा था और इसलिए पाकिस्तान को एलीट मुकाबले में जगह की पेशकश की गई है। ये जो हमारी हालिया परफॉर्मेंस है ना, इसकी वजह से ये एलीट मुकाबले में हमें जगह की पेशकश हुई है। अगर हम इसे नहीं कैपिटलाइज कर पाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जिसे हम लूज कर देंगे। मगर जहां पे हॉकी के हमारे खिलाड़ियों को रोजाना के प्रैक्टिस सेशन के 2000 रुपए मिलते हैं और इंटरनेशनली कहीं खेल रहे हो तो 30,000 रुपए रोजाना मिलते हैं, इसके अलावा कोई मैच फीस नहीं है। वहां आप 70 करोड़ की लीग में कैसे मैनेज करेंगे? लेकिन अब्दुल्ला, सरप्राइजिंग ये है, वुज़रा खासकर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन ये मामला जहाने वाले होते हैं क्लोज सर्कल्स में भी उठते हैं नहीं उठते, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको पता है पेटर्न इन चीफ तो हॉकी बोर्ड के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, तो वो अपने वज़ीर आज़म को क्यों नहीं कहते असम्बली के फ्लोर पर उठाएं, वैसे कहें ये ट्वीट करके क्या होता है या सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम। और ये नहीं है कि ख्वाजा आसिफ को पता है, अता तारर साहब को पता है, सबको पता है कि ये मसला है और इसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है पता नहीं है। पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप 1994 के गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन वसीम फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वसीम साहब, पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो लीग में शिरकत करना सर्टनली हॉकी टीम के लिए एक इम्तिहान बन गया है क्योंकि पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो प्रो लीग में शिरकत के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम ने अगर शिरकत ना की तो पाबंदी लग सकती है। सर, इसका क्या मतलब होगा इस पाबंदी का, और अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदार हम किसको समझें? देखिए, आपको पता है कि पहले ही हम जो है वो जो फंडिंग से महरूम हैं और पुराने जो हिसाब किताब थे, जो सेक्रेटरी गुजरे, उन्हें गवर्नमेंट को कोई भी अपनी फंडिंग नहीं दी। जो कांग्रेस की मीटिंग हुई और ऑडिट का हिसाब आया तो वो दे नहीं पाए अपना। वो सेक्रेटरी थे अपना खालिद खोखर साहब, सेक्रेटरी शहबाज सीनियर भी थे, आसिफ बाजवा, और इन दोनों ने जो था वो उस वक्त जो है कोई भी जो था जो अनाउंसेस जो बनते थे बच्चों के वो नहीं दिए, फंडिंग जो थी उसका हिसाब किताब नहीं दिया। एक मामला जो है वो अजीब सा हो गया कि पाकिस्तान की हॉकी टीम कहाँ चली गई है। कोई इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ही रखा गया कि भाई अरबों का हिसाब किताब था, वो ये दे नहीं पाए। फिर मुझे ये बताएं कि फिर ये मामला तो होना ही था कि आप प्रो लीग के अंदर कैसे जाएंगे जब आपके बच्चों के पास नौकरियां नहीं होगी, TADA नहीं होगा, फंडिंग नहीं होगी। फंडिंग जब देते हैं तो उसका हिसाब किताब तो रखें। क्या आया कि हुकूमत जो है वो अपना एक नुमाइंदा भेजे कि भाई ये आवाम का पैसा हुकूमत को मिलता है, हुकूमत देती है स्पोर्ट्स बोर्ड को, स्पोर्ट बोर्ड के ज़रिए पैसा मिलता है हॉकी फेडरेशन को। जब ये सारी चीज़ें जो है ऑन पेपर नहीं आएंगी तो यही हाल होना है। अब रोना ये है कि अब अगर प्रो लीग में नहीं गए तो हॉकी तो ज़वाल की तरफ वैसे ही जा चुकी थी और मुझसे भी चले जाएगी,
क्योंकि बात सिर्फ ये है कि अभी आप बच्चे खेल के आए, अपना नेशन कप खेल के आए, इतना अच्छा खेले, बच्चे तो खेल रहे हैं, ठीक है ना, मगर ये बताएं कि फेडरेशन क्या कर रही है। आप नाहल फेडरेशन है, ये नाहल है, इसमें कोई भी जो है वो जैसे कहते हैं कि इलेक्ट होके नहीं आया सही तरीके से, वो सारे नाहल बैठे हुए वहाँ पे और अपनी सीटों को जमा के पैसा खुद बुद कर लें, पैसा खा लें। यार बड़ा गलत हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, और उनको ये पता होना चाहिए कि भाई आपके ये फंडिंग जो है ये गलत हाथों जा रही है, वो रोकें। उन लोगों पे जो गुरु बैठा हुआ है उसको हटाएं, उन पे पाबंदियां लगाएं, उनका पोस्टमार्टम कराएं, इंक्वायरियां कराएं कि ये अपने घरों में पैसा जा रहा है, बच्चों को पैसा नहीं मिल रहा। तो हालत तो ये होना था कि प्रो लीग में आपके पास पैसा नहीं है। पुराने ओलंपियन जितने जो बैठे हुए ये ऊपर की सीटें मांगते हैं, इनको फेडरेशन चाहिए, TADA चाहिए, बाहर के टूर चाहिए, ये बच्चों की खिदमत के लिए आते ही नहीं है। मुझे तो नहीं चाहिए। मैं तो आपके प्रोग्राम में जियो के तवक्कुल से कह रहा हूँ कि मुझे ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को तैयार करना है। जो मैंने पाकिस्तान से 12 साल खेला, वर्ल्ड कप जीता, एशियन गेम एशिया कप जीता, ओलंपिक टाइटल के मेडल लेके आए, हम तो बच्चों को गिफ्ट करेंगे। अब बच्चों के पास अगर वो वसाइल नहीं होंगे, बच्चों को कोई सिखाएगा नहीं, तो हॉकी तो फिर आप देख लेंगे क्या हाल है। और हॉकी जा चुकी है हर दफ़ा, ये 20 साल से यही अपना म्यूजिकल जे चल रही है। ये 4 का टोला है जो अंदर बार बार आ जाता है बैक डोर से। मैं कहता हूँ शर्म आना चाहिए। यही हॉकी प्लेयर हमारे ओलंपियन भाई हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई आप हॉकी से फ़ायदा ना उठाएं, अपने पैसे ना यहाँ से खुद बुद करें, आप बच्चों पे पैसा लगाओ। अगर बच्चों पे पैसा लगेगा तो मैं आपको अपनी गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान जैसे अभी खेलिए नेशन कप में बगैर वसाइल के, और पाकिस्तान जो है वो फाइनल खेल गई। मैं तो हैरान हूँ, बगैर वसाइल के खेल के अभी तक बच्चों को TADA नहीं मिला है। वादा तो कर लेते हैं उनको एक टूर्नामेंट के बाद, ये तीसरे टूर्नामेंट जो होता है ना, 2 टूर्नामेंट गुजर जाते हैं तब पैसे देते हैं इनको, ठीक है ना। वो पैसे कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, जब तक भाई इंक्वायरी नहीं होगी हाईली तरीके से। अब ये कोर्ट में भी गए हुए हैं, इनके FIA में भी केसेस चल रहे हैं। जो ये 4-5 लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुराने हाल ही नहीं है। अच्छा, संगीन के इल्जामात। लेकिन वसीम साहब ने जैसे खुद भी अभी जिक्र किया कि नेशंस कप पे बड़ा अच्छा खेल का मुजाहिरा किया है, इसके बावजूद हमें कोई इस तरह हुकूमती सतह पर कोई गैर मामूली इकदाम दिखाई नहीं दे रहे। आपके ख्याल में क्या फ्यूचर है पाकिस्तान हॉकी का? क्या कोई उम्मीद बाकी है? देखें, जब तक प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ पैटर्न प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तक बात नहीं जाएगी, जब तक ओलंपियंस जो हैं, जो करेक्टर वाले ओलंपियंस हैं, जब तक वो उनसे नहीं मिलेंगे जाके, ठीक है ना, रोक दिया जाता है। ये जितने बैठे हैं बड़े बड़े नाम, मजूर हसन साहब बैठे हुए हैं, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन, बहुत सारे बहुत ओलंपियन हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको ऊपर लेके नहीं आ रहे। क्योंकि अगर वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची बात तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। जो ये गुरु बैठा हुआ है ना अंदर, टोला बैठा अली बाबा 40 चोर का, ये खाते रहेंगे पैसा और ये बीच में से ही अपना मामले को सेटल कर लेंगे, पैसे अपना किसी तरह से वकीलों को लाके। हाई अब बात ये कि कोर्टों में केसेस गए हुए हैं, वकील हायर करते हैं, जो पैसा हुकूमत का लिया हुआ है उसी से वकील खरीदते हैं और मामला गायब हो जाता है वकील के थ्रू। मामला हॉकी ख़त्म समझे आप। हॉकी नहीं आती ऊपर भाई। हॉकी जब आएगी जब ईमानदारी होगी, दयानतदारी होगी, बच्चों का हक नहीं मारा जाएगा। बच्चों को जो है, बच्चों के हर बच्चों का जो है उनका घर के हालात पूछे जाते थे पहले। ग्रास रूट लेवल पे हॉकी ख़त्म हो गई है। नीचे बच्चे महरूम है, गोल्ड कप नहीं हो रहा, कोई काज़न गोल्ड कप नहीं हो रहा, नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो रही, फंडिंग नहीं है। फंड नहीं होगा तो चैंपियनशिप कैसे होगी? कैसे आप अपने मुल्क में आप सतह के ऊपर जो है डोमेस्टिक को जिंदा रखेंगे? बच्चों को डराया धमकाया जाता है। बच्चे छोड़ के बेल्जियम जाके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान से खेलेंगे ही नहीं क्योंकि हमें यहाँ पैसे नहीं मिलते, और हमें और धमकाते अलग हैं कि अगर हमारी बातों को अगर लीक करोगे या अंदर से आप हमारी बातें सुनोगे तो हम आपको निकाल देंगे। डर की हॉकी खिला रहे हो यार, ये मजाक हो रहा है। तो हैरान हो गया हूँ कि आपकी कहाँ चलेगी ये टीम। अब एक प्रो लीग में अगर नहीं गई तो वो सही है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पे बैन लगा देगी और आगे के लिए इनका मुश्किल होगा। रैंकिंग भी पीछे चली जाएगी बहुत, 21-22वें नंबर पे चले जाएंगे। तो फिर आप इनसे खेलिएगा, ओमान से, सिंगापुर से, बांग्लादेश से, इसी टीम में से खेलिएगा, उसी से खुश रहिएगा। आप डरा दिया वसीम साहब आपने। अगर नहीं हम गए इस लीग में तो हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हम पे बैन लगा सकती है, हमारी रैंकिंग गिर जाएगी। आप खेल के ऊपर बैन लगा देंगे, सोचें आप जरा। आप टीम की कोचिंग भी कर चुके हैं, आप सेलेक्टर भी रहे हैं, खुद भी जाहिर है एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के किरदार का तो आपने जिक्र किया है, लेकिन जिस तरह स्पोर्ट्स बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड और स्पोर्ट्स बोर्ड का भी, लेकिन क्रिकेट बोर्ड जिस तरह अपने मामला चला रहा है वो भी तो हमारे पास एक कामयाब
मॉडल है, हॉकी खुद मुख्तार क्यों नहीं हो सकी? मतलब ये सारा पैसा जो आप कह रहे हैं मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द हो रहा है, उसका क्या ऑल्टरनेट है? माली तौर पर किस तरह से हॉकी मुस्तहकम हो सकती है? तक ईमानदार लोग नहीं आएंगे ना। एक वो था अपना, एक ग्रुप था जो कि 1984 में ओलंपिक टाइटल जीता था। उस पर मंजूर जूनियर साहब हमारे, मैं उनके साथ सेलेक्टर एज अ सेलेक्टर मैंने काम किया। वो चीफ सेलेक्टर थे हमारे, मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो चले गए। कलीमुल्ला साहब थे। सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहा हूँ आपको मैं, अभी मौजूदा, मैं 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में ये वही बच्चे खेल रहे हैं जो हमारे सेलेक्ट किए हुए थे, अभी जो नेशन कप में खेले। हमने एका होके बच्चे सेलेक्ट किए थे पूरे पाकिस्तान से, ठीक है ना। हमें इन्होंने हटा दिया, इनसे बर्दाश्त नहीं हुई कि यार ये आगे आ रहे हैं, ये पुराने नाम है, इनको हटाओ, ठीक है ना। हम अपनी मनमानी करेंगे। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो पैसा जो आने वाला होगा ना वो रुक जाएगा। अगर ये मनमानियाँ करेंगे अपनी, ये सिलेक्टर बीच पे कूद देंगे और ये पैसा जो आ रहा है ये इसको रोकेंगे, क्योंकि ये पैसा हड़प कर जाते हैं, कट मांगते हैं बीच में से कि भाई इतना पैसा दोगे, एकड़ों में से आप हमें 30 लाख रुपए हमें दे दें, हम 60-70 लाख रुपए जो हम फेडरेशन में जमा करा देंगे, अपना वहाँ दे देंगे, अपना उनको शो करेंगे। भाई कटे मारते हैं, बला फुसला के टूर्नामेंट में ले जाते हैं बच्चों को। बच्चे सिर्फ जाते हैं इसलिए हैं कि यार वहाँ जाके पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट के लिए खेल लेंगे, हमें बाहर लीक मिल जाएगी, कोई एनओसी देंगे, ये तो लीक। और एनओसी भी माशाल्लाह था, वाह वाह वाह। एक और बात बताऊँ, जब बच्चों को आप एनओसी, उनको ये पुरानी बात बता रहा हूँ, जो पहले जो गए 2-3 लोग, वो बच्चों को जब एनओसी देते थे तो कहते थे कि जी 15 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 5 लाख हमारे हैं, 10 लाख आपके हैं। बच्चे बेचारे जो खेलने जा रहे हैं उनको नौकरियां नहीं है, उस पे से भी कट मार रहे हो आप। उनसे बच्चों को कह रहे हो एनओसी जब देंगे आपको, जब आप पैसे हमें दोगे इनमें से, बीच में से। हॉकी भाई बड़ा बुरा हो गया हॉकी के साथ, इसको अच्छा करना है। आपके चैनल के तवक्कुल से फिर बार बार कह रहा हूँ, ऐवान सदर तक, पार्लियामेंट हाउस तक ये बात पहुँचनी चाहिए। ये मैं आपको खुले अल्फाज में और दिल की गहराइयों से बात कर रहा हूँ। फिरोज अपने बड़ी संगीन तस्वीर हमारे सामने रखी है, जिससे बहुत सारे सवालात सर्टनली सामने आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं कि मुबैना तौर पर इतनी माली बेज़ाब्तगियाँ हैं, कुछ लोग पैसा लगा ही नहीं रहे हैं जहाँ पे लगना चाहिए। फिर जो लड़के लीग्स खेलने जाते हैं उनसे कमीशन मांगा जाता है, उनसे कट मांगा जाता है, उन्हें इसी सूरत में एनओसी दिया जाता है। मतलब ये तो पूरा निज़ाम ही फ्लॉड है। वैसे क्यों ना क्रिकेट का निज़ाम एक कामयाब मॉडल के तौर पे हमारे सामने चल रहा है ना। क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराहान भी बहुत से हैं जो कि अभी तक अवेलेबल हैं। किसी साबिक सरबराह क्रिकेट बोर्ड को हॉकी की जिम्मेदारियां दे दें। लेकिन मसला ये है, काम करने वाले तो बहुत आ जाएंगे, इसका पहले नोटिस तो लिया जाए। जिस तरह से अभी वसीम साहब बात कर रहे थे, किस बड़े पैमाने के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, वो करप्शन हो रहा है, किस बड़े पैमाने के ऊपर आपको 100 स्टोरीज मिल जाएंगी, लोगों से बात करने वाला तो कोई हो। वज़ीर आज़म खुद इस बात का नोटिस ले, इसको मीडिया जितना ज़्यादा हो सकता है उठाए, इस चीज़ को करे। हमारे कौमी खेल पर कंप्लीट इंटरनेशनल बैन लगने की बात हो रही है। आप समझे पाकिस्तान में हॉकी खत्म हो जाएगी। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? प्रो लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम का जाना जरूरी है, क्योंकि अभी जो हम जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा के आए हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। होपफुली वज़ीर आज़म साहब इसका नोटिस लेंगे और फंड्स अरेंज करेंगे, और जो बाकी मामलात हैं ना सिर्फ फंड्स बल्कि आई थिंक ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर तो कंप्लीट ओवरहॉलिंग बनती है ना। आप जिस तरह से आप एक मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को या साबिक क्रिकेटर्स को बुलाते हैं, उनसे मुशावरत करते हैं, तो वाई नॉट हॉकी। और ये जो इंक्वायरी और वकीलों की बात कर रहे थे वसीम साहब, ये अलग से चलने दें और इन लोगों से फिर जिम्मेदारियां लेके किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी को दें जो अपनी एबिलिटी किसी और इदारे में इम्प्रूव कर चुका हो। सो वाई नॉट। ओके जी, लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। मशहूद साहब, अगर आप हमें मौका देना चाहें तो हम वील ट्राई टू गेट इन टच। हम बल्कि करते हैं ना, राब्ता करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू नो दिस हैज डिस्टर्ब्ड अस, दिस होल थिंग हैज रियली टेकन अ टोल। और क्योंकि हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने कौमी खेल से ज़ाहिर है नेचुरल लगा हुआ है हमारा, और इसके बारे में इस तरह की बातें होने से हमारा भी दिल टूटता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, खबर यह है कि कौमी असम्बली ने वफाकी बजट 25-26 को शिकवार मंजूर कर लिया है। अपोजिशन की तमाम तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिल की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए इत्तेहादी जमातों के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया है। कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी के बजट पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर पीपल्स पार्टी बजट की मंजूरी पर कल काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। बिलावल भुट्टो ने बजट में हुकूमत की सपोर्ट पर खुशी का इजहार किया।
हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट मान लिया है तो हम बहुत खुशी के साथ इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। हम इस हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि जब से वज़ीर आज़म साहब आया है हर बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हुआ है और इस बजट में सबसे ज्यादा 20% इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने हमारा यह मुतालबा माना है और सोलर टैक्स में 50% कमी लेकर आए हैं तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे इस मेजर को। जो भी हमारे पीटीआई दोस्त। अच्छा, नॉन फाइलर्स वाला आया था ना कि भाई अब वो ना घर खरीद सकेंगे ना गाड़ियां खरीद सकेंगे, इस मामले से हुकूमत फिर से पीछे हट गई है। इस पे साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह साहब ने क्या कहा, सुन लीजिए। हुकूमत ने 2-3 नए इक़दाम का अनाउंस किया। हुकूमत ने एक चीज़ की थी जो पहले शाहिद साहब ने वज़ारत के उज़्मा के ज़माने में हमने की थी, और वो हम लोगों ने ये किया था कि अगर आप घर या गाड़ी ख़रीदेंगे तो आपको टैक्स पेयर होना ज़रूरी है। अगर आप इस मुल्क में गाड़ी ख़रीद सकते हैं या घर ख़रीद सकते हैं तो आपको टैक्स पेयर होना ज़रूरी है। हुकूमत ने भी ये अनाउंस कर दिया, इस वाली हुकूमत ने, हमने इसको कहा कि ये बात ठीक है। मैंने खुद टीवी पे जाके कहा कि ये बात ठीक है, उन्होंने की। कल उन्होंने कहा कि नहीं, वो गाड़ी अगर आप 1600 सीसी के ऊपर ख़रीदेंगे, मतलब 3-4 करोड़ रुपए की अगर आप कोई मर्सिडीज खरीदेंगे तो फिर आपको बताना ज़रूरी है, वरना आपको ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा अगर 500 गज तक घर खरीदा है, 500 गज का घर या 1000 गज का प्लॉट, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर जाएंगे अगर आप, तो फिर उसके बाद आपको ज़रूरत है। 500 गज के घर वाले भी अमीर ही होते हैं, मतलब एक नॉर्मल आदमी कहाँ 500 गज का बजट या घर अफोर्ड कर सकता है। सो या आई वांट सो इस पे ज़रा बात करते हैं। अशरफ मलखम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, जो बातें चेंज हुई हैं, जो इनिशियली अनाउंस की थी, अगर हम उनका अहाता करें, जैसे कि पहले नॉन फाइलर्स के बारे में था, ना गाड़ी ले सकेंगे ना घर ले सकेंगे, इसके अलावा सोलर पे टैक्स की परसेंटेज थी, कुछ दीगर मामला थे, बताइएगा रद्दोबदल क्या हुआ अब तक? जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें अजीब हुई हैं जो हमारी समझ में नहीं आई। एक तो ये हुआ था कि पहले सोलर पैनल पे इन्होंने टैक्स बिल्कुल लगा दिए 18%, जिस पे 2 सेनेट जो कमेटीज़ हैं हाउस की, जिसमें सेनेट की कामा कमेटी और खासकर कौमी असम्बली, सेनेट की कामा कमेटी की रिकमेंडेशन की मैं वजाहत कर दूं कि ज़्यादा अहमियत नहीं होती, गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रिशन है, उसको माने या ना माने। लेकिन अगर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कोई चीज़ रिकमेंड करती है तो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है कि फाइनेंस बिल का हिस्सा होगी कौमी असम्बली की रिकमेंडेशन। इसी स्मार्ट मूव खेलते हुए, क्योंकि दोनों कमेटीज़ की चेयरमैनशिप है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, इस दफ़ा इन्होंने कौमी असम्बली की कमेटी ने भी फैसला किया था कि हम फाइनेंस बिल की शेक वाइज क्लॉज वाइज उसको रीडिंग करके उसकी मंजूरी देंगे। दोनों कमेटीज़ ने एक रिकमेंडेशन दी कि सोलर पैनल्स पे जो है वो सेल्स टैक्स नहीं होगा, 0 सेल्स टैक्स होगा, क्योंकि सस्ती बिजली और रिन्यूएबल है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लिहाजा वो दोनों कमेटी की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस आ गई। अच्छा, जरा एक बात बता दें, इस पे ये बता रहे थे बाज लोग हुकूमत के कि भाई ये जो सोलर पैनल पे टैक्स था ये सिर्फ इम्पोर्टेड पैनल्स के लिए था, ये लोकल जो हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं पैनल्स इसके लिए नहीं था, लेकिन ये तो सेल्स टैक्स था, तो इसका मतलब है सब पे होगा। ये उन्होंने जो कमेटी को बताया गया था, जिसमें हमने सुना, उन्होंने कहा था सिर्फ जो परफेक्ट असेंबल्ड है उन पे जो टैक्स होगा। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था, कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद अगले दिन रिकमेंडेशन आ गई, वो फाइनल थी, अगले दिन उस पर 10%, 18 की बजाय 10% सेल्स टैक्स आयद हो गया। एक और चीज जो इससे पहले हुई, पहले कहा गया कि जिन की सैलरी 1 लाख रुपए तक है उन पर 1% की रिकमेंडेशन गई थी। अच्छा, ये बताएं ना, ये बताएं पहले इतने बड़े बड़े दावे करके कि अब हम नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करेंगे या फाइलर्स के ऊपर या तनख्वाहदार तबके के ऊपर इतना बोझ कम करेंगे, ये फिर क्या हुआ? यू टर्न क्यों ले लिया हुकूमत ने? एक छोटी सी रिकमेंडेशन सुन ले, गवर्नमेंट के बिल्कुल नहीं समझ नहीं आती। IMF से एग्री कर गया जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक महीना है उन पे 1% टैक्स होगा। जब वो कैबिनेट में गया उन्होंने 2.5% कर दिया, मतलब IMF ने जो एग्री किया था उससे भी ज्यादा कर दिया। अगले दिन फिर पता चला उसको फिर रिवर्स करके 1% कर दिया। ये समझ नहीं आ रही हुकूमत क्यों कर रही थी। दूसरा आपने सवाल उठाया कि जो टैक्स नहीं देते उन पे क्या हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। उनमें जो एक अहम सबसे बड़ा तबका, जिससे बार बार कहता रहा हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर इस चीज को उठाते रहे, वो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जिनको हम दुकानदार या ताजर कहते हैं। मसला है, सवाल ये था कि हुकूमत ने कह के दावे करके वापस क्यों ले लिए। क्यों अशरफ मलखम, हमारे पास टाइम इतना ही था माजरत के साथ, एक छोटी सी ब्रेक लेनी, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। बारिश की सूरत हाल के बाद क्या सूरत हाल है कराची को लेकर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मौसम की भी बात करेंगे कि आगे आने वाले दिन क्या अभी टला नहीं है एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल, कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, कितनी हो सकती है। कल तो जिस तरह बिजली चमकी है और उसके बाद गरज चमक के साथ बादल बरसे हैं, दिल में कुछ खुशी भी महसूस हो रही थी, लेकिन साथ धड़का भी था कि अल्लाह खैर करे सबकी। अच्छा जी, काशिफ मुश्ताक है कराची से, दुआ मिर्ज़ा हैं लाहौर से और अंजुम नज़ीर साहब हैं मेट्रोलॉजिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो हमें मौसम की अपडेट देंगे। सबसे पहले तो कराची चलते हैं क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अरसे बाद बारिश हुई है। बताइएगा काशिफ, कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई और अगर आपने देखा हो इर्द गिर्द अतराफ से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे ब्यूरो तक, कराची के लो लाइन जो एरियाज़ हैं वहाँ क्या सूरत हाल रही और अभी क्या बारिश हो रही है? अब्दुल्ला, अभी भी वक्फे से बूंदाबांदी जारी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज दोपहर तक जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान है, जबकि दिन भर जो है वो इसी तरह हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो होती रहेगी। जो महकमा मौसमियात की जानिब से अलामिया जारी किया गया, गुज़िश्ता रात से जो एक तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद रात गई वो सिलसिला रुका भी। बताया गया है अलामिया के अंदर कि सबसे ज़्यादा बारिश कराची के जो गुलशन हदीद का इलाका है वहाँ रिकॉर्ड की गई है 17 मिलीमीटर। उसके बाद मसरूर बेस का बताया गया कि वहाँ 12 मिलीमीटर और जो यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ 13 मिलीमीटर के करीब जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कराची के जो ओल्ड सिटी एरिया है या जो नशेबी इलाके हैं वहाँ 6 से 8 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया कि जो आज का दर्जा हरारत है वो 35 से 37 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि गर्मी का जो एक बहुत ज़्यादा कराची में जोर था वो थोड़ा सा टूटा है और उसकी वजह से अब मौसम काफ़ी हमें जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है। जबकि जैसे ही रात के गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हमें ये भी रिपोर्ट हुआ कि बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो गई है, जिसमें के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया कि शहर भर में जो है वो 2100 के करीब फीडर हैं, जिसमें से 1750 फीडर जो है वो काम कर रहे हैं, जबकि 350 के करीब फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं। तो इस हवाले से भी कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, सुरजानी और सड़कों पर पानी का भी जल्दी से बता दें, क्या लोगों को दुश्वारी हो रही है, सड़कों पर पानी के क्या हालात हैं? देखिए, बारिश का जो सिलसिला है वो बहुत कुछ ज़्यादा रात गए बारिश नहीं हुई, तो इसलिए सिचुएशन भी शहर की ओवरऑल बेहतर है। कराची के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ हाई अलर्ट जारी किया गया था, रेन इमरजेंसी जारी की गई, तो इसलिए करके वहाँ भी हमने देखा है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो। जबकि जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से भी हमें ये रिपोर्ट किया गया, कोई ऐसा हादसा भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। अच्छा, एक स्पेसिफिक बड़ी फुटेज चल रही थी, उससे मुतालिक भी काशिफ आपसे पूछूंगी, सर साथ ही रहेगा, लाहौर का भी हाल अहवाल पूछ लेते हैं। दुआ हमारे साथ मौजूद है। दुआ, लाहौर में क्या सूरत हाल है, बारिश हो रही है, क्या बहुत तेज़ हो रही है और इस वक्त इंतजामात क्या हैं? जी, गुज़िश्ता शब तो लाहौर में भी बारिश हुई, लेकिन लाहौर का मौसम खुशगवार कहना इसके साथ ज़्यादती है, क्योंकि लाहौर का मौसम गर्म, मरतूब और मुझे लगता है कि बेचैन कहना ज़्यादा अच्छा होगा लफ्ज़, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें बादल नज़र आ रहे हैं, जुज़वी तौर पर अब आलूद है, कल बारिश भी हुई है, लेकिन घुटन और हबस कम नहीं हो सकी। और माहिरीन ये बताते हैं कि चूँकि 70% लाहौर का सब्ज़ा कम हुआ और जिसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा इम्पैक्ट लाहौर पे आया। दोपहर में जो कंक्रीट की इमारतें हैं वो सूरज की रोशनी को जब जज्ब करती हैं तो रात को वही जो हीट खारिज होती है उससे फिर हम रातें भी इस वक्त ठंडी नहीं देख रहे। मौसमियात ने कहा हुआ है कि बारिश के इम्कानात वाज़े मौजूद हैं। दर्जा हरारत कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड तो किया गया है, लेकिन उसकी शिद्दत इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की जा रही है, महसूस की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की जाने का इम्कान भी है। लेकिन मौसम खुशगवार कतन नहीं है और ये बहुत इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है लाहौर की, स्पेशली क्योंकि जो पॉल्यूशन है लाहौर उसमें भी स्मोक के दिनों में नंबर 1 पे आता है। अभी भी हम सुन रहे थे, रिपोर्ट हो रहा था कि पंजाब और लाहौर में खासकर मुख्तलिफ अमवात हुई हैं हादसात के नतीजे में। ये बताइएगा, आपके पास इस सिलसिले में क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में कल बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, लेकिन कुछ इलाके हैं जैसे जल्लो मोड़ के साइड वाले जो इलाके हैं वहाँ पर कुछ देर के लिए तेज़ बारिश हुई, चूँकि वो नशेबी इलाके हैं और वहाँ पर लोगों के घर बहुत कच्चे बने हुए हैं, इसलिए छतें भी गिरी और लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ। फिर लाहौर में कल्चर ये है कि जैसे ही कहीं रिपोर्ट हो कि हवाएँ चलने लगी हैं, अभी ये स्क्रीन पर अगर मुझे देख के मेरे 2 बाल उड़ रहे हैं तो लोग समोसों पकौड़ों की दुकान पर निकल जाते हैं और फिर खासा रश हो जाता है और रश की वजह से बहुत सारी बाइक्स भी स्लिप होती हैं, ऐसे हादसा भी पेश आते हैं।
हैं, ट्रैफिक हादसा, जिसकी वजह से अमवात भी हुई और लोग जख्मी भी हुए। लेकिन लाहौर में कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। आज भी ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि 24 घंटे के दौरान आपने जिस तरह दुआ एक्सप्लेन किया है ना कि अगर आपको भी कोई स्क्रीन पे देख लेगा और आपके 2 बाल उड़ रहे हैं तो लोग उसको देख के पकौड़ों की दुकान और समोसों की दुकान पे पहुंच जाएंगे। हम तो शौकीन हैं, हम तो पहुंचेंगे। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ आप भी हंस सकते हैं अगर आपको आवाज़ आ रही है। अंजुम साहब आप ज़रा बता दें कराची के हालात देख के। अंजुम साहब आप ज़रा बता दें हमें कि कराची में 300 दिनों बाद बारिश हुई है, मतलब हम ज़रा खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2 दिन कैसे बता रहा है महकमा मौसमियात, कितनी बारिश एक्सपेक्ट करें? जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी अल्लाह की अब्र रहमत बरसी, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो सिनेरियो बना है ये बड़ा सडन था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम इसको एक्सपेक्ट आज के रोज आप तो सैटरडे संडे एक्सपेक्ट कर रहे थे, फ्राइडे इवनिंग से हम उसको फ्राइडे इवनिंग से एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस सिस्टम में इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि आप ये देखें कि कल पूरे पाकिस्तान में बारिश हुई, और ये सिलसिला जो है कल सुबह या थोड़ा रात गए से ये इस्लामाबाद से स्टार्ट हुआ था, और इसने पूरे पाकिस्तान का अहाता किया। और सिंध में जब ये पहुंचा, और स्पेशली जब ये सेंट्रल सिंध में पहुंचा है, तो इसने दोबारा से स्ट्रेंथ गेन करना शुरू की, जिसकी वजह से हमने जो है तकरीबन 6 घंटे पहले कराची के लिए नावकास्ट कर दी थी कि आने वाले 6 आवर्स में कराची में बारिश हो जाएगी। और उसके साथ साथ जब ये और क्लोज हुआ तो हमने फिर भी अपने शहरियों को जो है थ्रू ऐप और थ्रू जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है ये बता दिया था कि ये कराची में रेन पहुंच रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी रेनफॉल हुई कराची में, और अभी भी कराची के स्काइज जो हैं वो तकरीबन क्लाउडी हैं, कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश बूंदाबांदी हो रही है। ताहम इस बात की तवक्को है कि आज दोपहर से दोबारा से ये सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथ गेन करेगा, और एक मरतबा फिर कराची में दोपहर या शाम से एक बारिश का अच्छा स्पेल तो कल और परसों की प्रोजेक्शन भी बता दें कराची के लिए क्या है, और फिर बाद में लाहौर की भी। जी स्टिल कराची के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो है एक्सपेक्टेड ज़्यादा बारिश होगी, और ये सिलसिला जो है इतवार तक जारी रहेगा। लेकिन सैटरडे जो है एज पर जो लेटेस्ट हमारे पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से आज शाम को और कल बारिश के अच्छे इम्कान। चलिए जी, खुल के बादल बरसेंगे। वैसे क्या प्रोजेक्शन कोई हम कर सकते हैं कितने मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है, क्योंकि उस हिसाब से कराची वालों को ज़रा तैयारी भी करनी होती है ना, इस पर हम आएंगे अंजुम साहब। लेकिन काशिफ ज़रा बता दें, हम उस पर ज़रा तफसील से आपसे जानेंगे कि जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, अभी तो बारिश बहुत कम हुई है, अदरवाइज़ नालों की क्या सूरत हाल है? 15 जून से नालों की सफाई का सिलसिला शुरू हुआ था, अभी हमें सुलेमान सादत खान ने बताया था परसों तरसों। कहीं आपको इस तरह शिकायत मिली कि पानी खड़ा हो गया है ज़्यादा? अब्दुल्ला ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, चूँकि कराची में बारिश भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की गई है, तो इसलिए करके सड़कों की सूरत हाल भी बेहतर है। रात गए इक्के दुक्के जो है वो हादसा रिपोर्ट हुए, और इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी एलामिया जारी किया गया। जो एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई गुरु मंदिर के करीब की, और उसकी भी जो है वो करेक्शन की गई, और ये बताया गया कि रोड की मुरम्मत का काम जो है वो जारी था, इसी दौरान बारिश हुई है, कोई ऐसा गड़ा नहीं पड़ा है, और मुरम्मत के दौरान ही ये तमाम तर वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है। तो वो सड़क जो है वो रात गए बंद की गई थी, और अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है कि वो सड़क भी खोल दी गई है। जबकि मुख्तलिफ जो वीडियोज़ वायरल हो रही थी कि मोटरसाइकिल स्लिप हो गए हैं, उनमें बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी भी थी कि जो पुरानी थी, और इस हवाले से फेक वीडियोज़ भी सामने आई हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भी एलामिया जारी किया गया है कि शहरी जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें, और एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए जो है वो सड़क पर सफ़र करें। तो ये तमाम तर सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन कराची की बात करें तो काफ़ी बेहतर है। जो कराची की मेन सड़कें हैं, चाहे वो शारा फैसल हो, यूनिवर्सिटी रोड हो, या फिर स्टेडियम रोड हो, तो वहाँ की सिचुएशन काफी बेहतर है। अमला मुतहरिक है, और सारे इंतजामिया वगैरह इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि कल को और परसों खास तौर पर हैवी रेन के दिन करार दिया जा रहा है। तो आपको लगता है इसके लिए इंतजामात हैं? बिल्कुल, माजी में भी इस तरह के इंतजाम किए जाते हैं, और अभी भी हमें सड़क पर जो है वो इस तरह के इंतजाम नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखना ये कि अगर कराची में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमने देखा है कि कराची की जो सड़कें हैं वो भी नालों की सूरत हाल पेश करना शुरू कर देती हैं। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ मशीनरी सड़कों पर नज़र आनी चाहिए, बल्कि जो अमला है उसकी भी तादाद में इजाफा होना चाहिए। लेकिन अब तक शहर की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। अच्छा दुआ क्विकली ब्रीफली आ रही है नहीं आ रही? ब्रीफली यस और नो? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, ठीक है। अच्छा दुआ, आप बता दें लाहौर में अभी वैसे बारिश हो रही है या रुकी हुई है बारिश? और अभी तो पकौड़ों समोसों का टाइम नहीं है, तो हलवा पूरी की दुकान पे आई एम श्योर रश होगा। हमेशा पकौड़ों समोसों का टाइम होता है। देखिए लाहौर में तो एक वीकेंड शुरू हो गया और थोड़ी सी हवा चलती है तो लाहौरी सूख का सांस तो बाद में लेते हैं, पहले वो नाश्तों का और ख्वाबों का सोचते हैं। तो आज सुबह जब हम वेदर रिपोर्ट कर रहे थे 8 बजे तो लिटरली सिरिपाई की दुकानों पर, हालांकि अच्छी खासी गर्मी है कि बाहर खड़ा होना भी माहौल है, लेकिन लोग सिरिपाई भी खा रहे थे, साथ लस्सी भी पी रहे थे, चाय भी पी रहे थे। अभी बारिश तो नहीं हो रही और कल भी दोपहर तक बारिश हुई, शाम में और रात में बारिश। आप बताइएगा लाहौर पंजाब के लिए क्या प्रोजेक्शन है? ओवर द वीकेंड उनको कितनी रेनफॉल एक्सपेक्टेड? और शुमाली इलाका जात भी जी देखें, अभी इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ ज़्यादा है, ताहम कल के रोज़ एक मरतबा फिर जो है बलाई इलाकों में स्ट्रेंथन होगा और इसके साथ साथ जो है हमारे बलाई केपी के और उससे मुलिका गलियात वगैरह के इलाकों में जो है फिर एक मरतबा बारिश के इम्कानात होंगे। तो इस दौरान जो है अगर थोड़ी सी मूसलाधार बारिश हो जाए तो आपको पता है उन इलाकों में लैंडस्लाइड का खदशा भी बढ़ जाता है। और स्पेशली जो हमारे GB का रीजन है वहाँ पर क्योंकि ऐसा इतनी बारिश नहीं है, वहाँ पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो ग्लॉफ के इवेंट्स भी हो रहे हैं। जैसे हमने पिछले दिनों देखा हुंजा में अताबाद झील के आसपास एक ग्लॉफ का इवेंट हुआ, तो ये सिलसिला जो है ये तो बरकरार रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, दुआ मिर्ज़ा, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब शुक्रिया। सलमान साहब 15 जून से नालों की सफाई का काम शुरू हुआ है, जिसमें मेजर नाले तो साफ़ हो रहे थे, लेकिन अभी बहुत से मुतादिद जो छोटे नाले हैं जो सारे ही तकरीबन ज़्यादातर KMC तो ओवरऑल सारे मामलात को देखता है, वहाँ पे हमारी इत्तलात जो हमारे रिपोर्टर हैं सुलेमान सादत वो बता रहे थे कि उस तरह से अभी सफाई का अमल शुरू नहीं हुआ है जो UCs वगैरह के ज़िम्मे आते हैं काम। तो आप हमें बता सकते हैं कि ओवरऑल आपकी नालों की सफाई का इंतज़ाम काम कहाँ तक पहुँचा और शहर में इस इब्तदाई बारिश के बाद क्या सूरत हाल रही? तो KMC की जानिब से तमाम स्टेक होल्डरों की हमने मीटिंग बुलाई है, जिसमें टाउन के चेयरमैन को भी तमाम इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन करा दी गई थी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बोर्ड की इंतजामिया के साथ। और हमने कहा किस तरह ईद उल अज़हा का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन तमाम स्टेक होल्डरों के साथ मिलकर शहर की थी। तो इस सिलसिले में भी हमारी यही स्ट्रेटजी रही कि इन तमाम स्टेक होल्डरों को हम साथ बिठा के ताकि इस शहर में जो मूनसून इसके ला रहा है उस पर शहरियों को महफूज कर सके। जिस तरह आपने नालों की कहा, नाले 15 जून से जो KMC की डोमेन में जो मेन बड़े नाले हैं उनकी सफाई का काम हमने 15 जून से ही शुरू कर दिया गया था और प्रोसेस 3 महीने तक जारी रहेगा। जो दूसरी आप इंटरनल 500 कुछ नाले जो छोटे नाले मुख्तलिफ टाउन्स की जिम्मेदारी बनती है उनको क्लियर कराना। हालांकि हमारी उनसे मीटिंग भी हुई थी, तमाम स्टेक होल्डरों को हमने कहा था कि अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें ताकि बहुत बड़ा स्पेल आ रहा है बारिश का, तो इस सिलसिले में तमाम चीज़ें बेहतर हो सके तो कोशिश करेंगे। फिर उनसे दोबारा कहेंगे जहाँ जहाँ शिकायतें मौसूल होती है तो हम अपनी टीमें भी वहाँ रवाना कर देते हैं। KMC का अमला भी चला जाता है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बोर्ड की इंतजामिया को भी फील्ड पर मौजूद है। जो अंडर बाईपास है जहाँ पानी वगैरह रुकते हैं तो वहाँ पे हमने हेवी मशीनरी खड़ी कर दी गई है जाकि जो बड़ा पानी अच्छा, सलमान साहब ये बताइएगा, अमूमन ये जो सफाई है नालों वगैरह की ये अप्रैल मई में हो जाती है ताकि जो जून से बारिशें शुरू होनी है उसके दौरान ये ना हो, तो अप्रैल मई में क्यों नहीं करवाई गई? दूसरा ये भी बताइएगा, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी मौसूल हो रही हैं कि रोड वर्क्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर काम हो रहे हैं, ये भी बारिश के सीजन से पहले क्यों नहीं मुकम्मल कर लिए गए? देखिए अभी बारिश का जैसे ही पेशेंगोई आई है तो कोई KMC की जानिब से न कोई रोड का काम हो रहा है, तमाम काम हमने स्टॉप करा दिए गए थे कि भाई बरसात की स्पेल में कोई काम ही हो ही नहीं सकता। अगर आप कारपेट करेंगे बरसात में कारपेट रुक ही नहीं सकता। तो इस सिलसिले में KMC की जानिब से हमारे मेयर साहब ने ये अहकाम दे दिए थे जिस मूनसून स्पेल के बाद जो भी पेंडिंग काम है वो बाद में किए जाएंगे। तो सवाल से आपने कहा कि पहले क्यों ना, हमने तो तैयारियां 1 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी ना। देखिए नहीं सर, मानसून सीजन से पहले होती है ना, सीजन तो जून से शुरू हो जाता है तकरीबन, मई एंड जून, तो उससे पहले अप्रैल मई में अगर नहरों की नालों की सफाई हो जाती छोटे बड़े तो ज्यादा बेहतर ना होता? ये चीजें अभी तक सॉर्ट आउट हो जाती?
देखिए मैं जून से नहीं, जुलाई से अक्सर पेशेंटगियाँ की जाती हैं और 3 महीने का ये प्रोसीजर रहता है नालों की सफाई। इस दफा तो हमने पहले एक से ये सफाई, नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया था, क्योंकि हमें स्पेशल फंड नालों की सफाई का गवर्नमेंट और सिंध की तरफ से दिया जाता है, तो उस की प्रोसीजर हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। और उन कॉन्ट्रैक्टर को जो नाले टाउन की जिम्मेदारियों में आते हैं उनकी सफाई के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, उनको अगर उन्होंने नहीं की है तो हम अपनी, जैसे कुछ अभी अपनी शिकायतें मौसूल हुई हैं गुलशन अदीब की तरफ से मलीर में और दूसरे जो टाउन के हदूद में आते हैं, मगर उनने अपनी KMC की जानिब से मशीनरी रवाना कर दी गई है जहाँ भी प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं। एक और बात भी है सलमान साहब, आपको पता है ये हर दफा नाले इसलिए चौक होते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक बैग्स का कंट्रीब्यूशन होता है। एक आपने ऐलान किया कि जी प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी लगाई जाएगी, कहीं कहीं इम्प्लीमेंटेशन देखा है, लेकिन लिटरली वो इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ 2% है 100% में से। उस इम्प्लीमेंटेशन का क्या बना? देखिए, इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट ने एक लॉ पास की, प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी होनी चाहिए, तो इस पर होनी चाहिए। तो इस पर KMC की जानिब मेयर साहब ने तो इंस्ट्रक्शन दी, हमारी टीमें जाके वहाँ रेड भी कर रहे हैं, चापे भी मार रहे हैं, सील भी करें। एक माफिया है तो उसकी तरफ से भी हमें दुश्वारी पेश आ रही है, मगर पुलिस और डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वबा से जान छुड़ाए। मगर इस सिलसिले में शहरियों से भी अपील करता हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट ने कमिटमेंट लॉ पास किया तो उस पर हमारा साथ दें और प्लास्टिक थैलियों से गिरे से जहाँ भी कोई दुकान में जाए कोई चीज लेने, तो अगर वो शॉपर दे तो उनका मना करें कि पेपर्स बैग दें, कोई और चीज दें। तो इससे हम सब एक मिलकर इस चीज का साथ दें तो हम इस रोकथाम को रोक सकते हैं। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कल और परसों के लिए बड़ी प्रोजेक्शन है हैवी रेन की, आप बताएं क्या तैयारी की गई है इस सिलसिले में? देखिए, हम KMC की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। स्टाफ की छुट्टियां मंसूख की गई, इमरजेंसी रेन डिक्लेयर कर दिया गया है, स्टाफ फील्ड पर मौजूद रहेगा, KMC का अमला फील्ड पर मौजूद है। कल रात जैसे ही बारिश खत्म हुई, मेयर साहब भी रोडों पर निकले, शहर का विजिट किया, मैं भी कुछ शहर की विजिट किया था। तो हमने तमाम स्टेक होल्डर, हमारे UC चेयरमैन को हमने ऑन बोर्ड किया कि वो भी जहाँ भी उनको कोई कंप्लेंट हो तो KMC में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, इमरजेंसी सेंटर, कोई इमरजेंसी हो कुछ हो तो वहाँ कर सकते हैं। वाटर बोर्ड की इंतजामिया अलर्ट है, तो हमने तमाम रेन इमरजेंसी मेयर साहब ने डिक्लेयर कर चुके हैं। रेन इमरजेंसी के इंतजाम आप कर चुके हैं। लो लाइंग एरियाज में हम देख रहे हैं आपने जनरेटर्स और पंपिंग वगैरह का भी इंतजाम किया हुआ है? जी, वहाँ पंपिंग वगैरह का भी इंतजाम किया और सकिंग पंप भी वहाँ उनको प्रोवाइड किए ताकि वो अंदर गलियों में पानी खड़ा हो उनको आप निकासी के लिए कर सके। मगर फिर मैं ये कहता हूँ कि 500 कुछ नाले टाउन के डोमेन में आते हैं और टाउन की उनकी जिम्मेदारी टाउन की बनती है। सर, लोगों को ना ये डोमेन्स ज़रा इसलिए नहीं समझ आते क्योंकि आप लोगों को पहले तो ये था ना, ये तफरीक थी कि मेयर किसी और जमात का है और सिंध हुकूमत कोई और है, तो अब तो मेयर भी आप हैं, सिंध हुकूमत भी आपकी है। अब फिर लोग अब टाउन्स के चक्कर पे पड़ेंगे ना, तो वो बिल्कुल मैं इंटरनल गलियों की बात कर रहा हूँ। अंदर गली कराची की मेन शाहराएं KMC के पास है, उस पर कोई अमाउंट कर रहे हैं। बड़े नाले जो कराची के 37 हैं उन पर काम किया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है। तो यहाँ कराची में 26 टाउन है, उसमें पीपल्स पार्टी के भी है, जमात इस्लामी के भी है। सुपरविजन तो चलिए फिर भी सर, सुपरविजन तो सूबे में भी और फिर जो लोकल बॉडीज है उसमें आप लोगों की है ना, तो सुपरविजन तो आप लोग कर ही सकते हैं और जहाँ पर इश्यूज हैं उनको आप लोग सॉर्ट आउट। एग्जैक्टली, देखिए हमारी कोशिश है कि तमाम स्टेक होल्डरों से हमने बात की है ताकि शहर की खिदमत करें। इस पर कोई ना बरसात में कोई सियासत या पॉइंट स्कोरिंग की बात करनी नहीं है ना, तो शहर हम सब कहे, तो हमने उन्हें ऑन बोर्ड लिया है। उनसे भी जहाँ KMC की उनको जरूरत पड़ेगी तो हम KMC हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बिजली का बड़ा मसला पड़ जाता है सलमान साहब, ये बताइएगा, फीडर्स ट्रिप हो जाते हैं, अभी बताया जा रहा है कि 300 से ज़ायद 350 से ज़ायद फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए कल रात हल्की सी बारिश में, उसके लिए भी कोई कोऑर्डिनेशन एफर्ट की गई है आप लोगों की तरफ से? जी, के इलेक्ट्रिक के साथ कोऑर्डिनेशन में है, उनको उनके साथ राब्ते में KMC का अमला इंतजामिया, हमने उनको बाकायदा रिटर्न में भी लिख के दिया।
और बरसात के मौके पर शहरियों को भी इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि कंबल करंट भी लगने से लोगों की जान गैर महफूज होती है। करंट लगने से तो हमने उनसे ये कहा कि वो भी शहरियों को बरसात के हवाले से अवेयरनेस का एक पैगाम या कोई वो चलाएं, तो उस पर हम बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब, थैंक यू। अच्छा, ये भी अच्छा था, बरसात होने के बाद कह रहे हैं कि शहरियों को बरसात से मुतल्लिक जो है ना वो अवेयरनेस पैगाम। अच्छा, एक एहतियात हम आपको हमेशा बताते हैं कि पर्टिकुलरली अगर आपको कोई तार टूटी पड़ी नज़र आ रही है, आप बाइक पे हैं, आप पैदल हैं, आप ना सफ़र करें वहाँ से, आप इज्तनाब करें उधर से गुजरने से। आप ख़ुद गीले हैं, घर की बेल गीली है, बारिश हो रही है, घंटी ना बजाएं क्योंकि उससे भी करंट लगता है। अगर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी अब घरों के बाहर कहीं कहीं लगी होती है, अगर वो कोई तार टूट गई है तो उसका मेन पावर ऑफ करें और उससे दूर रहें। सो यू हैव टू बी रियली कॉशियस योरसेल्फ एज वेल व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें ख़ास तौर पर, खासकर घर के अंदर बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आपने कहा तारें, या फिर कई दफ़ा होता है सड़क पे हम बाहर वो जो पोल होता है जिसके ऊपर स्ट्रीट लाइट होती है उसको भी ऑन ऑफ हम खुद से करते हैं, उससे भी एहतियात बरतें, तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। और अपनी सवारी, जो आपकी सवारी होती है वो स्लिप होने के बहुत से हादसात होते हैं, प्लीज़ उसकी ज़रा मेंटेनेंस बरसात से पहले करा लिया करें, ठीक है। और एक और चीज़, जो गाड़ी वाले हजरात है ना वो स्लो चलाया करें, जो आसपास बाइक वाले होते हैं उनको जरा इंसान समझें और उनके ऊपर पानी के छींटे ना गुजारते हुए जाएं। आपका 2 मिनट का जो है ना वो आपका मतलब ये इट्स नॉट इवन फन, इट्स नॉट इवन गुड। आप किसी की इस तरह से कर रहे हैं, और बाइक पे जो है वो तो हेलमेट पहने हर हालत में, इन दिनों में खास तौर पर। अमेरिका और ईरान के मुमकिना मुज़ाकरात की जो हो जाएं और कामयाब हो जाएं तो बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। और फिर उसमें शहबाज शरीफ की गुफ्तगू जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है सीज़ फायर कराने में। इसी पर बात करते हैं, साबिक सफारतकार मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ईरान इसराइल जंगबंदी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह वाज़ेह किया है कि इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी किरदार था। आप इसको कैसे देखती हैं, और ये कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के खित्ते में अहमियत कितनी बढ़ गई है इस ताज़ा डेवलपमेंट के बाद? वाकई अगर पाकिस्तान ने रोल प्ले किया तो दैट्स वेरी पॉजिटिव, लेकिन आई थिंक हमें बिगर पिक्चर पे नज़र रखनी चाहिए। और बिगर पिक्चर ये है कि अभी भी मैं देख ही रही थी कि किस तरह से अमेरिका कुछ कह रहा है और ईरान ने कुछ कहा है उस हवाले से कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, सदर ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका ने बिल्कुल तबाह कर दिए हैं, लेकिन ईरान के स्पिरिचुअल लीडर ने जो स्पीच दी है पहली दफ़ा इस जंग के बाद, यानी कि, तो उसमें उन्होंने कहा है कि कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को। तो मेरा ख्याल है जो इश्यूज़ हैं उस पर हमें नज़र रखनी चाहिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है इसलिए कि अमेरिका में भी इस वक्त कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स चल रही हैं कि आया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हैं किस हद तक डैमेज हुई हैं, और ईरान का जो इनरिचमेंट मटेरियल है, जो इनरिच यूरेनियम है, किस हद तक ईरान ने उसको उस लोकेशन से हटा दिया था और प्रिजर्व किया हुआ है। IAEA के मुताबिक उनके पास 400 किलोग्राम के करीब इनरिच यूरेनियम है, 60% इनरिचमेंट हुई है, जो अगर 90% तक ले जाते हैं तो वो वेपन ग्रेड हो जाएगी। लेकिन मलिहा साहबा, एक इसमें रे ऑफ होप ये है कि अमेरिकी सदर ने एक इशारा दिया है कि वो अगले हफ्ते कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा कर सकते हैं या बातचीत करने जा रहे हैं ईरान से। क्या आप ये समझती हैं कि 45 साल से जो इक़्तिसादी पाबंदियों में जकड़ा हुआ था ईरान, अब भी उसके लिए ज़बरदस्त मौका है कि चीज़ें टर्न अराउंड करें अपने लिए? क्या आपके ख्याल में ईरान को इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहिए, और वो किस तरह से हो सकता है? देखिए, अभी तो बेयकीनी का माहौल है। सदर ट्रंप करते कुछ हैं, तो उनका ये कहना कि अगले हफ्ते मुज़ाकरात शुरू होंगे ईरान के लिए, ईरान के साथ, तो अभी देखना पड़ेगा कि वाकई शुरू होते हैं कि नहीं। और दूसरा ये कि अमेरिका का जो डिमांड है, ट्रंप का जो डिमांड है ईरान पे कि जी वो ज़ीरो इनरिचमेंट मान लें, वो तो ईरान कभी नहीं मानेगा। उसके बारे में तो ईरान के स्पिरिचुअल लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने तो दो टोक अल्फाजों में कह दिया है कि वो नामंजूर है और वो कभी इस तरह की पाबंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत कबल उस वक्त है कहना कि जी मुज़ाकरात शुरू होंगे तो ईरान को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी तक तो जो अमेरिका का डिमांड है
वो तो अनएक्सेप्टेबल है ईरान के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इजराइल की अमेरिका में लॉबिंग हमेशा से आपको पता है बहुत मजबूत रही है। हालिया जंग में भी आपने देख लिया इजराइल ना करते करते भी अमेरिका को आखिरी वक्त तक आप इस जंग में घसीट ही लाया। आपके ख्याल में क्या इजराइल चाहेगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई माहिदा हो, ईरान के लिए कुछ आसानियाँ हों, पाबंदियाँ हटें, या आप समझती हैं कि अगर होने भी वाला होगा ऐसा कुछ तो उसमें रुकावट बनेगा इजराइल? देखिए जी, इजराइल ने तो पहले ही टॉर्पीडो किए थे मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान जो चल रहे थे, जिसका छठा राउंड होना था ओमान में, जबकि उससे 2 दिन पहले इजराइल ने हमला कर दिया ईरान पे। तो इजराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि कोई मुआहदा हो, कोई एग्रीमेंट हो, कोई ये जो तनाव है, टेंशन्स हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान के वो कम हो। इजराइल तो हमेशा ये इस कोशिश में रहेगा। अब देखना ये है कि किस हद तक सदर ट्रंप जो हैं वो चाहेंगे कि ये जो ईरान के साथ ताल्लुकात अमेरिका के रहे हैं इतने अरसे से, कि उन टेंशन में कमी लाई जाए, और फिर अगर लाई जाए तो किस तरह लाई जाए। इसलिए कि जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिका का जो मेन डिमांड है इस वक्त ईरान पे, वो बहुत नामुमकिन है ईरान को एक्सेप्ट करना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मलिहा लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थी, तजिया तबसरा कर रही थी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं मजीद खबरों के साथ। हुआ ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट में कई नई तब्दीलियां की हैं और कुछ नए कवानीन लागू कर दिए हैं। तब्दीली तो वैसे तब्दीली होती है, नए पुरानी क्या। वाइट बॉल के बाद अब टेस्ट क्रिकेट में भी स्टॉप क्लॉक मुतारिफ करवा दिया गया है फील्डिंग साइड को। टेस्ट क्रिकेट में ओवर के अख्तिताम पर दूसरा ओवर 1 मिनट के अंदर शुरू करवाना होगा। ऐसा ना हुआ तो एम्पायर 2 वार्निंग्स देगा। तीसरी बार एम्पायर फील्डिंग साइड पर 5 रन की पेनल्टी आयद कर देगा। और जानबूझकर गेंद पर थूक के इस्तेमाल पर गेंद तब्दील नहीं किया जाएगा। गेंद पर सलाइवा यानी थूक के इस्तेमाल पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। और मजीद क्या क्या तब्दीलियां हैं, हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर सीनियर थूक से गेंद की साख्त तब्दील होने पर साइड को 5 रन मिलेंगे। तो अगर किसी के थूक से साख्त ना तब्दील हो रही हो, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ये जहरीला और नॉन जहरीला हमारे साथ बाद में बात करेंगे। पहले जरा रूल्स को समझते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बता दें क्या क्या चेंजेस हैं, जरा हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। देखिए अब्दुल्ला, एक तो आपने बता दिया कि स्टॉप क्लॉक का जो कानून है, और ये कानून हमें समझने की इसलिए जरूरत है कि पाकिस्तान टीम शायद दुनिया की वो टीम है जिसमें सबसे ज्यादा स्लो ओवर रेट पर फाइन होता है। अब पाकिस्तान टीम अगर स्लो ओवर रेट करवाएगी, 1 मिनट में 1 ओवर कंप्लीट नहीं करवाएगी, तो पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग, फिर तीसरी वार्निंग में 5 पेनल्टी के रन। लेकिन ये वार्निंग जो है वो 80th ओवर तक इसका इतलाक होगा। अगर 80 ओवर गुजर गए, 81st ओवर शुरू हो गया, तो फिर पहली वार्निंग मिलेगी और पहली 2 वार्निंग जो है वो खत्म हो जाएंगी। एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग कानून है जिसका अभी फौरी तौर पर टेस्ट क्रिकेट में इतलाक नहीं हुआ, लेकिन आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों से कहा है कि आप उसको तजर्बाती तौर पर मुतारिफ करवाएं। वो कानून ये है कि कंकशन का जो कानून था जिसके तहत सब्स्टिट्यूट फील्डर आता था, उस कानून में पहले अगर बैट्समैन अनफिट हुआ तो उसकी जगह बैट्समैन मिलता था। लेकिन बाज ऐसी इंजरीज थी, अगर आपको याद हो, जनवरी में साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच हो रहा था जिसमें साइम अयूब मैच के शुरू में ही अनफिट हो गए। उनके एडी में जो फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान टीम को सब्स्टिट्यूट नहीं मिला। तो आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों से कहा है कि अगर ये कानून पहले आप अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम में मुतारिफ करवाएं, ऐसी इंजरीज जो नजर आ रही हो, जिस तरह साइम अयूब की इंजरी थी, लेकिन उसमें ना निगल्स शामिल होंगे और ना हैमस्ट्रिंग इंजरी शामिल होगी, लेकिन साइम अयूब टाइप की जो इंजरी है, जो बज़ाहिर अंपायर महसूस करेंगे कि वो इंजरी है, तो उस पर फिर जो जिस टीम का प्लेयर अनफिट हुआ है उसकी जगह मुतबादिल प्लेयर मिल सकेगा। ये तो वो कवानीन थे। इसके अलावा एक नो बॉल का जो कानून था कि अगर नो बॉल पर बैट्समैन ने शॉट खेली तो नो बॉल का तो 1 रन मिलता था, लेकिन जो भाग कर रन बनाते थे, 2 रन मिसाल के तौर पर भाग कर बना लिए, इस दौरान कैच आउट हो गया, तो अब वो जो भाग कर रन बनाते थे उनका
इत्तलाक जो है वो नहीं होगा, 1 रन सिर्फ नो बॉल का मिलेगा। अच्छा, इसने तो बड़ा हमें फायदा भी दिया है, हर एक को ही दिया है। जी हाँ। नहीं, ये सारे कानून ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान टीम, चूंकि इन सारे कवानीन में पाकिस्तान टीम अक्सर मुतासर हो जाया करती थी, तो अब ये नो बॉल में सिर्फ 1 रन मिलेगा। फिर एक और जो DRS का कानून है, जिसमें अंपायर्स जब बॉल ट्रैकिंग पे जाते थे, मिसाल के तौर पर किसी के बल्ले से एज लगी और वो कॉर्ड बिहाइंड के लिए थर्ड अंपायर के पास गए, तो कॉर्ड बिहाइंड चेक करने के साथ साथ अंपायर अब ये भी चेक करेगा कि बैट्समैन अगर LBW आउट है तो अंपायर उसको LBW भी आउट दे सकेगा। तो बड़े इंटरेस्टिंग कानून है। वनडे क्रिकेट में कवानीन जो थे उनका इतलाक अब 2 जुलाई से होगा, लेकिन सारे फॉर्मेट्स में होगा इनका इतलाक? नहीं अब्दुल्ला, टेस्ट क्रिकेट में तो इतलाक हो चुका। जो बांग्लादेश और श्रीलंका की सीरीज है और भारत और इंग्लैंड की सीरीज है, इससे टेस्ट चैंपियनशिप में इतलाक टेस्ट क्रिकेट में शुरू हो गया, और वनडे क्रिकेट में इन कवानीन का इतलाक जो है वो 2 जुलाई से होगा। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग कवानीन है, लेकिन पेनल्टी के रन्स जो हैं वो बड़े ज्यादा रखे गए, बड़े ज्यादा हैं जो वो मुझे बचपन में याद आ गया, जो छत से बाहर गेंद फेंकता था ना, फिर वो खुद पकड़ के लेके वो नहीं, उसको पहले उसको रन भी मिलते थे हमारे यहाँ। अच्छा। खुद तो लाएगा वो जाके नीचे से, लेकिन वो भी रन भी मिलते थे। चलिए इस पे जरा हम तफसील से आगे चलकर बात करेंगे कभी, अभी हमारे पास टाइम कम है। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, एंड दैट टाइम वी हैव, एंड थैंक यू अलीना फॉर बीइंग विद अस ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन हुमा वाज नॉट अवेलेबल, शी वाज अवे। आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, होपफुली आपको भी बहुत मजा आया होगा। मंडे से इंशाल्लाह हुमा मीशा वुड बी बैक, और हम बस शाम को ही मिला करेंगे। यस, इन रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।